Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. बात करते हैं आपके पावर वर्ड्स को लेके लर्न प्रैक्टिस मास्टर और आज है आपका डे 17। किसी भी क्लास को शुरू होते टाइम ये जरूर सोचना चाहिए कि ये क्लास मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। अगर आपको आंसर मिल जाए कि यहाँ से मुझे ये चीज़ें मिलेंगी और ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ काम आएगा, तभी क्लास को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए। और जब किसी क्लास को कंटिन्यू करो तो ये आदत होनी चाहिए कि आप उसको ध्यान से पढ़ें और पूरी क्लास पढ़ें। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम लोग बहुत जल्दी जो स्विच करते हैं ना चीज़ों को, बस फटाफट से शॉर्ट्स देखे यहाँ से यहाँ से यहाँ, हम कुछ नहीं सीख पा रहे। तो हैव पेशेंस इन द क्लासरूम्स। पहले ट्रस्ट बिल्ड करो टीचर के साथ में, तब पढ़ना शुरू करो। और जब पढ़ना शुरू करो तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ो। 2x 3x करके कुछ नहीं समझ आता है, धीरे धीरे पढ़ो, चीज़ों को समझो। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं चीज़ें आपके दिमाग में पहुंच जाएं, तो इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अच्छे से पढ़ें, लंबे समय तक पढ़ें, डिटर्मिनेशन होना चाहिए और आपके साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देखेंगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मैसेज के साथ क्लास को। तो आपका सबसे पहला वर्ड है कमेंडेबल। ये कमेंडेबल का मतलब क्या होता है समझेंगे। कमेंडेबल वर्ड का मतलब होता है, जब हम देखते हैं कमेंडेबल का मतलब होता है कोई हम कमांड की बात करें, किसी चीज़ें की, जैसे कहते हैं ना प्रशंसा की बात करते हैं। जैसे डिजर्विंग प्रेज और एडमिरेशन, जो डिजर्व करता है प्रेज को और एडमिरेशन को। वर्दी ऑफ अप्रूवल मतलब योग्य है अप्रूव करने के लिए, भाई ये सही है, इसको मैं अप्रूव करता हूँ, कमेंड करता हूँ। जैसे आप रिकमेंड करते हो तो रिकमेंड करना होता है किसी चीज़ को बता देना, रिकमेंड कर देना कि ये अच्छी चीज़ है, कमेंडेबल होता है, इसकी प्रशंसा की जा सकती है। हिज सेल्फ एक्शन इन द कम्युनिटी वर कमेंडेबल। उसके जो सेल्फ एक्शन है ना कम्युनिटी में, वो कमेंडेबल हैं। अब आप जैसे कोई आपके सोसाइटी में रहता है, वो अच्छे काम करता है, तो आप कह सकते हो या योर वर्क्स आर कमेंडेबल, तुम्हारे काम ना बहुत कमेंडेबल हैं। या आप किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को लेके दे सकते हो कि योर परफॉर्मेंस कमेंडेबल इन द क्लास, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो कहाँ प्रॉब्लम है इस वर्ड को याद करने में, और दो चार बार बोलो कमेंडेबल। अब प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, प्रेज, हम यही बोलते रहते हैं। नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर वर्ड्स। कमेंडेबल, लेट्स सी क्या सिनोनिम होगा। एडमिरेबल होगा, प्रेज वर्दी होगा। लॉडेबल, दैट इज कंप्लीट फॉर प्रेज के लिए हम यूज करते हैं इसका, ठीक है। एंड एग्जाम्पलरी होगा, ये अपने आप में एग्जाम्पलरी है, सबसे बढ़िया नोट वर्दी है। ब्लेम वर्दी अपोजिट में बात करता हूँ, तो देखो जिसके ऊपर आप ब्लेम लगा सकते हो, भाई इसका मतलब हो सकता है जिसके आप ब्लेम लगा सकते हो, उसको आप कहते हो ब्लेम वर्दी, ठीक है। रिप्रीहेंसिबल होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल मतलब आप बहुत डिसअप्रूव करते हो। रिप्रीहेंसिबल है यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसको आप फेवर नहीं करते हो, उसको आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवेबल है। और डिसक्रेडिटेबल, डिसक्रेडिटेबल जिसको हम कोई क्रेडिट नहीं दे सकते, इट्स कॉल्ड डिसक्रेडिटेबल होगा कि हमारा इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। ये जो होता है कल्पेबल, इसका मतलब होता है डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, बहुत ज़्यादा कंडेम करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी को कंडेम करना, उसके लिए आप कहते हो कि वो डिजर्व करता है कंडेमनेशन को। कंडेम करना क्या होता है, अगर आप कहीं लिख लें तो इसको भी यूज कर लो। कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम करना होता है किसी चीज़ को तिरस्कार कर देना, ठीक है। डेप्लोरेबल होता है जो ब्लेम वर्दी ही है, जो बुरा सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल मतलब होता है समान। अब कभी आपने अगर एक जीवन में एक लाइन बोली हो कि कोई आपसे पूछता है कि कितनी सैलरी लेंगे, तो आपने कहा यार कमेंसुरेबल विद द वर्क हो, जो काम करो उसके हिसाब से जो भी बनती हो वो दे देना, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड और जज्ड बाय द सेम स्टैंडर्ड्स। अब आगे समझ, कोई आपसे पूछे कि आप कितनी सैलरी लेंगे, अक्सर इंटरव्यूज में रहता है ना कि कैसे आंसर दूँ इसका, तो आप आंसर दे सकते हो जस्ट प्रोवाइड मी द गिव मी द सैलरी विच इज कमेंसुरेबल टू द वर्क, जो वर्क के साथ में हो, ठीक है। जो वर्क है उसके मेजर कर लेना, उसी के हिसाब से दे देना। द टू सिस्टम्स आर कमेंसुरेबल अलाउइंग फॉर अ फेयर कंपैरिजन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। जो टू सिस्टम्स है ना वो कमेंसुरेबल है, मेजर किए जाते हैं, जज किए जा सकते हैं साथ में, और अलाउ करते हैं फॉर फेयर कंपैरिजन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। फेयर कंपैरिजन और इफेक्टिवनेस को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो ये कहलाता है कमेंसुरेबल, ठीक है। अच्छा वर्ड है कमेंसुरेबल। मैंने आपको एक सिचुएशन बताई जहां इसको अच्छे से यूज किया जा सकता है।
कभी भी कोई आपसे पूछे इसके लिए क्या लोगे तो बता सकते हो कमेंसुरेबल विद द वर्क होगा जो वर्क के साथ में है। तो कंपेरेबल हो सकता है, इक्वलेंट हो सकता है, बैलेंस्ड होगा, सिमिलर होगा, या फिर आपने कहा इक्वल होगा। ये सारे इजी वर्ड्स हैं। अब आपने कहा इनकमेंसुरेबल, मतलब जो इक्वलेंट नहीं है, काम के हिसाब से नहीं है, इनकमेंसुरेबल है। आपको सैलरी मिली, आपने कहा इट्स इनकमेंसुरेबल, यार ये तो बिल्कुल सही नहीं है, काम ज़्यादा क्या है, पैसा कम मिला है, ठीक है। इनकम्पेरेबल, जिसको कंपेयर नहीं कर सकते, इंपोर्टेंट वर्ड हमारा हो गया। अनइक्वल है, ये आपने कहा डिस्पैरेट है, डिस्पैरिटी होती है, विभिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं। अनमैच्ड है, यानी कि इसके बीच में कोई मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वर्ड है कोमोशन। देखो मैंने ये वर्ड जब पहली बार याद किया होगा तभी से मुझे याद है, हमेशा मैंने देखा कोमोशन का मतलब हलचल होती है, तो मैंने बस इसमें ये देखा कि इसमें मोशन आता है और प्लस को का मतलब होता है टुगेदर, जैसे कहते हैं ना कॉपरेशन। तो कोमोशन, अगर बहुत सारे मोशन या मूवमेंट्स को मैं एक साथ मिला दूं तो वो कोमोशन बन जाता है, मतलब अ नॉइजी डिस्टर्बेंस और अप्रोर बनेगा टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ सडन कोमोशन, मतलब द सडन कोमोशन इन द क्राउड ड्रू एवरीवन्स अटेंशन। जो एकदम डिस्टर्बेंस हुआ था, अप्रोर शोरगुल जो हुआ था ना क्राउड में, उसने सबकी अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया। द सडन कोमोशन इन द क्राउड ड्रू एवरीवन्स अटेंशन, सबको अपनी तरफ खींच लेता है, वो कोमोशन कहलाता है। अब कोमोशन क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्टर्बेंस होगा। अब डिस्टर्बेंस क्या होता है, डिस्टर्बेंस मतलब होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। अप्रोर माने तो आप नॉइजी कह सकते हो, भाई क्या होगा, ये तो नॉइजी होगा ना, शोर शराबा होगा, अप्रोर नॉइजी होगा, ठीक है। टर्मोइल माने शोर होता है, लेकिन आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये होती है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब है कि चारों तरफ ऐसा शोर शराबा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या कहना है क्या करना है, दैट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। क्लैटर माने भी नोइजी होता है, क्लैटर माने भी नोइजी होगा। और ये रक्स मतलब होता है, रुकस मतलब शोर शराबा होता है, इसको आप नोइजी के लिए यूज करते हो, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर द कंफ्यूज, या फिर आप डिस्टर्बेंस कह सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जब होता है उसके लिए हम कहते हैं रकस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। काम माने शांति होगी, पीस हो गई, सेरेनिटी जो होता है तो काम होता है ना, मेंटल पीस के लिए भी यूज़ करते हैं। क्वाइट होगा, स्टिलनेस मतलब होता है कोई हलचल नहीं है, तो स्टिलनेस को आप फिजिकल मूवमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, दिमाग के लिए भी कोई यूज़ कर सकते हो कि सब कुछ स्टिल है, रुका हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है कंपेंडियस। कंपेंडियस का मतलब क्या होगा, देखिए भाई, कंपेंडियस का मतलब होता है संक्षिप्त पर पूर्ण होगा। मतलब ये मत कह देना, जैसे हम कहते हैं ना टेल मी नट शेल, आपने सुना होगा कभी, ये होता है ना नट शेल में बता दो, छोटा सा बता दो, नहीं, एक नट शेल मतलब छोटा होता है, यहाँ है कंपेंडियस है, छोटा बताओगे लेकिन पूर्ण इंफॉर्मेशन होगी, शॉर्ट बट कंप्लीट होगा। ये बड़ा अच्छा वर्ड इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है, जैसे आपने ना कंसाइज बता दो, प्रिसाइज बता दो, तो वो छोटा होता है। कंपेंडियस का छोटा होना चाहिए लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब कंपेंडियस इंफॉर्मेशन है। ये कंपेंडियस पैराग्राफ है, मतलब पूरी तरीके से लिखा गया है, सब कुछ इसी में है। तो रोहन्स नॉलेज ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स इज कंपेंडियस, मतलब कम नॉलेज है, हो सकता है दुनिया भर के माउंटेन्स ना जानता हो, लेकिन जिनके बारे में जानता है बहुत अच्छे से जानता है, तो आप उसको कंपेंडियस कह सकते हो कि नॉलेज बहुत अच्छी है, पूरी नॉलेज है, संक्षिप्त है लेकिन क्लियर कट है, जितना आता है पूरा आता है, कंपेंडियस होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि आपका ज्ञान कैसा होना चाहिए, आप कहते हो इट शुड बी कंपेंडियस, सर जो आता हो पूरे बढ़िया से आता हो जिससे प्रूव कर पाए। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंशन जो होता है समझने योग्य होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग की समझ। कॉम्प्रीहेंसिव क्या होता है, टू बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सकता है, ठीक है। एक्सटेंसिव है, कहते हैं ना एक्सटेंसिव, इसके साथ आप चाहो तो नॉलेज लगा सकते हो, एक्सटेंसिव नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, ठीक है। एग्जॉस्टिव हो जाता है थका देने वाला, थॉरो पूरा होगा, कंप्लीट होगा। लिमिटेड मतलब होता है थोड़ा सा, नैरो होगा, रिस्ट्रिक्टेड रुका हुआ होगा, कन्फाइंड होगा, कंस्ट्रेंट बाधित होगा, ठीक है, तो ये कम के लिए आता है। तो ये कंपेंडियस के अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। आगे आते हैं, वर्ड है कॉम्प्लिसिट, साठ गांठ में शामिल, कॉम्प्लिसिट मीनिंग इन्वॉल्वमेंट इन अ रॉन्गफुल एक्ट और क्राइम बाय एडिंग और अबेटिंग इट, ठीक है। ये वाला वर्ड पढ़ेंगे, ये जो ABET होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
अबिट का मतलब होता है किसी को उकसाना, पहले ये नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एबिट, ठीक है। अबिटमेंट होता है उकसा देना। तो कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है साठ गांठ में शामिल होना। साठ गांठ हिंदी का वर्ड है जिसमें कहते हैं ना इनकी साठ गांठ चल रही है, और वो कभी पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होती है। कहते हैं ना ऑफिस में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके बीच में कुछ साठ गांठ है, इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इलिसिट मीनिंग में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो इन्वॉल्वमेंट इन रॉन्गफुल एक्ट और क्राइम बाय एडिंग और अबेटिंग इट, मतलब कहीं ना कहीं रॉन्गफुल एक्ट में है, अबेटिंग में कहीं ना कहीं उकसाने में वो इन्वॉल्व हैं। तो रेखा वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग कॉम्प्लिसिट इन हर हस्बैंड्स डेथ, रेखा को एक्यूज्ड पाया गया, दोषी पाया गया, बीइंग कॉम्प्लिसिट, कि कहीं ना कहीं वो साठ गांठ में है, यानी कि जुड़ी हुई है, इन हर हस्बैंड्स डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ में उसका कहीं ना कहीं कोई हाथ है, उस साठ गांठ में उसको पाया गया, कॉम्प्लिसिट पाया गया, कॉम्प्लिसिट इन, तो बीइंग कॉम्प्लिसिट आप कह सकते हो साठ गांठ में शामिल होना, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद करें, बड़ा अच्छा वर्ड है कॉम्प्लिसिट, ये तो आप डेली पढ़ सकते हो कि इसका इस क्राइम में हाथ है, ये भी कॉम्प्लिसिट लग रहा है हमें, ठीक है। तो आप बता सकते हो साठ गांठ में होना। वैसे हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते, हमें इन्वॉल्व याद है, हम इसी से काम चला लेते हैं, इस क्राइम में ये भी इन्वॉल्व, ठीक है। इम्प्लीकेटेड हम कहते ही नहीं है। एसेसरी मतलब अलग चीज़ है, एसेसरी का मतलब होता है चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक्सटर्नल हैं। इंटेंगल्ड माने होता है उलझा हुआ होना, कॉम्प्लेक्स के लिए यूज कर सकते हैं। और एसोसिएटेड पॉजिटिव वर्ड है जुड़ा होगा। वैसे अगर आप किसी क्राइम में शामिल होते हैं तो उसके लिए एक अच्छा सा वर्ड भी होता है ACCOMPLICE, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मतलब होता है क्राइम पार्टनर। अच्छा, इसके साथ एक और वर्ड हम पढ़ सकते हैं ACCOMPLISH, एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है काम का कंप्लीट हो जाना, किसी चीज को अटेन कर लेना, मिशन एकम्प्लिश्ड आपने सुना होगा। तो अपोजिट क्या होगा, साठ गांठ में नहीं हो तो आप इनोसेंट है, अनइन्वॉल्व्ड आप है, ब्लेमलेस है, गिल्ट फ्री है या गिल्टलेस है, या फिर फॉल्टलेस है। तो ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में जहां तक मुझे लग रहा है आपको एक ही वर्ड समझ आना चाहिए, कॉम्प्लिसिट, बहुत अच्छा वर्ड है कॉम्प्लिसिट। बाकी वर्ड उसके रेफरेंशियल होते हैं, इसलिए वो इतने डिफिकल्ट हो भी नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ रूट वर्ड पे काम करना होता है। वर्ड है कंसीड करना, स्वीकार करना। अब आप कहते हो ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने भी स्वीकार करना होता है, हम किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, याद आ रहा है। एक फिर होता है, यहां मैं ये बताना चाह रहा था, एक वर्ड होता है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना, किसको, एक्सेप्ट एज अ गिल्ट, कि आप कहीं ना कहीं आपका गिल्ट है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। गलतियों को स्वीकार कर लेना, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को स्वीकार कर लेना। टू एडमिट एज ट्रू और वैलिड, और टू यील्ड और एक्नॉलेज कर देना। आफ्टर अ लेंथी डिबेट ही फाइनली कंसीडेड डिफीट टू हिज अपोनेंट, मतलब बहुत लंबी डिबेट के बाद में उसने कंसीडेड कर लिया, स्वीकार कर लिया डिफीट को, किसके सामने, अपने अपोनेंट के सामने। तो टू एडमिट एज ट्रू और वैलिड, कंसीड करना, किसी चीज को सच मान लेना। आपका आर्ग्यूमेंट कर रहा, आपने कंसीड कर लिया, आपने कहा चलो ठीक है समझ गया मैं, तुम सही कह रहे हो। अक्सर आप कह सकते हो कि ऑफिस में ऐसा ही होता है, मीटिंग्स में ऐसा होता है कि जो आदमी सही होता है फाइनली उसकी बात मान ली जाती है। तो कंसीड कर लेना, टू एडमिट एज ट्रू और वैलिड, की सच है, सच्चा है, वैलिड है। और टू यील्ड और एक्नॉलेज, किसी के लिए यील्ड कर जाना, एक्नॉलेज कर देना, लेकिन सच सच होना चाहिए, ठीक है, ट्रू और वैलिड। तो आपने कहा एडमिट कर देना, स्वीकार करना, आसानी वर्ड है। एक्नॉलेज हो गया, एक्नॉलेजमेंट होता है कि एक्नॉलेज कर देना, मान लेना कि ठीक है भाई मैंने यस कह दिया। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना हो गया, नॉर्मल कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। एडमिट करना होता है सच, मतलब स्वीकार कर लेना, ऐसे मान लेना, ठीक है ना, मैं एडमिट करता हूँ। रिकॉग्नाइज, पहचान लेना। कन्फेस करना होता है गलती को स्वीकार कर लेना, ठीक है। कॉन्टेस्ट कर देना, मना कर देना। डिस्प्यूट, झगड़ा होगा, रिफ्यूज कर देना, चैलेंज कर देना। और डिनाई कर देना, मतलब डिनाई होता है किसी क्राइम में आप इन्वॉल्व है, कोई एलिगेशन है उसके लिए आप डिनाई कर देते हैं। जैसे आपने कहा किसी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया तो आपने डिनाई कर दिया, नहीं दीज आर नॉट द चार्जेस ऑन मी, आई डिनाई, मैं डिनाई करता हूँ इस सब चीज़ों से, तो उसके लिए आप डिनाई का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कॉक्टेड। अब देखो आज के सारे ही वर्ड बहुत बहुत बढ़िया हैं। कॉन्कॉक्टेड भी आप डेली बोल सकते हैं। आपने किसी से बात करते हो कहा तुम बड़ी मन घड़ंत बातें करते हो, कॉन्कॉक्टेड है। किसी से पूछा भाई लेट क्यों ऑफिस में, सब बारिश हो रही थी यार, धूप निकल रही है, ये मतलब झूठी कहानियां ना बनाया करो। ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज होती हैं आपकी, फैब्रिकेटेड, अक्सर हम इसका वर्ड तो यूज करते हैं ना, फैब्रिकेटेड है, बनाई गई है, क्रिएटेड है, समथिंग ऑफन विद द इंटेंशन टू डिसीव और मिसलीड करने के लिए। तो कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज आप कह सकते हो, कॉन्कॉक्टेड कह सकते हो, चीजें हैं। फैब्रिकेटेड है, फैब्रिकेटेड का यूज हम अच्छे से करते हैं वैसे। द र्यूमर्स अबाउट हर,
वर कंप्लीटली कॉन्कॉक्टेड, उसके बारे में जो र्यूमर्स लिखे गए ना वो पूरी तरीके से कॉन्कॉक्टेड हैं, यानी कि बनाए गए हैं। तो आपने कहा दीज र्यूमर्स आर कॉन्कॉक्टेड, दीज स्टोरीज आर कॉन्कॉक्टेड, या फिर आप कह सकते हो दीज न्यूज जो है दीज पीसेज ऑफ न्यूज आर कॉन्कॉक्टेड, ठीक है। दीज न्यूज नहीं हो सकता अनकाउंटेबल नाउन, दीज पीसेज ऑफ न्यूज होगा, आर कॉन्कॉक्टेड, ठीक है। ऐसे समझ आ जाता है, इंग्लिश ग्रामर भी समझ आ जाती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्कॉक्टेड का सिनोनिम हो गया फैब्रिकेटेड, इन्वेंटेड, कहते हैं ना इन्वेंशन, वैसे इन्वेंशन का यूज अलग ही करते हैं। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, एक चीज याद रखना है, DISCOVER, डिस्कवर, एक तो होता है डिस्कवर, एक इन्वेंट होता है। तो डिस्कवर मतलब जो पहले से था हमने बस खोज लिया, इन्वेंट जो पहले से नहीं था हमने बना दिया। इन दोनों वर्ड्स को लेके भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्राइव कर लेना, बनाना, ठीक है, डिवाइस करना, ये तो पता है ऐसे आता है DEVIC, डिवाइस। अब डिवाइस को हम डिवाइस करते हैं, आगे डिवाइस मतलब कुछ प्लान बना लेना, कुछ नई चीजें क्रिएट कर लेना, डिवाइस करना। कैसे तुम नई नई चीजें डिवाइस कर लेते हो, बना लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ डिवाइस डिवाइस होती है भाई, कोई भी डिवाइस है, मोबाइल एक डिवाइस है, फोन एक डिवाइस है, मेरा लैपटॉप एक डिवाइस है, तो इनको डिवाइस किया गया, बनाया गया। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसे ही किसी कॉन्टेक्स्ट में, ये एक आइडिया है कि आपको याद रहेगा। डिवाइस 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 मतलब हो गया कोई चीज़ है, और डिवाइस माने बनाना होता है, टू प्लान टू फैब्रिकेट समथिंग। फिक्शनल होगा झूठा है, ठीक है, फिक्शनल है। जेन्युइन माने रियल होगा, ऑथेंटिक होता है एरर फ्री, रियल हो गया, ट्रू है, और लेजिटिमेट है, ठीक है ना। लेजिटिमेट एक्शंस होते हैं जो लीगल एक्शंस होते हैं, उसको आप कह सकते हो। इलेजिटिमेट होता है जो इलीगल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कॉनकॉमिटेंट। देखिए सहवर्ती, कितना अच्छा वर्ड कॉनकॉमिटेंट, कैसे यूज करोगे, डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट नेचुरली अकम्पनीज और इज एसोसिएटेड विद अनदर। आपने कहा ये जो है ना, अगर आपको ब्लड शुगर है तो आप कह सकते हो कि बाकी डिजीज कॉनकॉमिटेंट हैं, वो साथ में होंगी। समझ गए, एज के साथ बीमारियां कॉनकॉमिटेंट हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बीमारियां आती चली जाएंगी। वीकनेस कॉनकॉमिटेंट है, साथ साथ चलती हैं, ठीक है। आप कह सकते हो जैसे बारिश आती है तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, मतलब ग्रीनरी बढ़ जाती है, सब ये सब कॉनकॉमिटेंट है एक दूसरे के साथ में। तो डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज नेचुरली अकम्पनीज होगा और इज एसोसिएटेड विद अनदर, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस ऑफन हैज कॉनकॉमिटेंट इफेक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आपको स्ट्रेस है तो आपका इसका लगातार प्रभाव दिखाई देगा आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर, इसको हम कॉनकॉमिटेंट कहते हैं, ठीक है, कॉनकॉमिटेंट इफेक्ट होगा। तो अब आप किसी को समझा सकते हो कि ज़्यादा टेंशन मतलब हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, ये आपका कॉनकॉमिटेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कभी भी ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए आपको कंप्लीट इंग्लिश नहीं बोलनी है, इंग्लिश जैसी चीज़ें बोला करो, यू फील कि आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो गया है, आपका बोलने का तरीका बेहतर हो गया है, तो चीज़ों को यूज़ करो, मुहावरा उठाओ, उसको हिंदी में डाल दो, किसी सेंटेंस को इंग्लिश बोलो, देन आप अपनी वोकैब भी इंप्रूव करो और अपना कम्युनिकेशन का लेवल इंक्रीज करो। कॉन्करेंट होता है जो साथ में चलेगा, एकम्पनिंग आसान है, एसोसिएटेड जुड़ा होगा, सिम्युल्टेनियस होता है ना, साथ में सहवर्ती होते चले जाना, को एग्जिस्टिंग है साथ में, अब ये सबसे आसान होगा, को माने साथ में एग्जिस्ट करना। इंडिपेंडेंट अकेला है, अनरिलेटेड इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, डिटैच्ड है, सेपरेट है, और ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब हो गया सेल्फ गवर्न बॉडी, खुद काम करती है, कोई इसके साथ में नहीं है। कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना किसी को, ठीक है, कॉन्डोन। टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव टू कंटिन्यू। एक्सेप्ट कर लेना और अलाउ कर देना, कॉन्डोन कर देना ऐसे बिहेवियर को कि जो मोरली गलत है, ऑफेंसिव है, और कि चलो इसे कर सकते हैं, उसको कॉन्डोन कहते हैं, ठीक है। कॉन्डोन सुनो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, CONDEMN, एक तो याद करो कंडेम, कंडेम करना होता है तिरस्कार करना, ऐसे बिहेवियर को खत्म कर देना, ठीक है। और सेंटेंस कहता है बाय रिमेनिंग साइलेंट ही सीम्ड टू कॉन्डोन देयर अनइथिकल एक्शंस। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पेरेंट्स remained silent, अब they seemed to condone their children's unethical एक्शन। सही है, ये याद करने लायक चीज़ है कि अगर पेरेंट्स चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अनइथिकल एक्शंस को कंडोन करते हैं, यानी कि उन्हें क्षमा कर देते हैं शांत रह के, ठीक है। और होगा कि आगे चल के बच्चे इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे कि आप क्षमा भी नहीं कर पाओगे।
तो अपोजिट सिनोनिम क्या होगा? ओवरलुक कर देना, अनदेखा कर देना, एक्सक्यूज बहाना बना देना, पार्डन माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, एब्जॉल्व माने होता है सब चीज़ों से मुक्त कर देना, ठीक है। कंडेम करना, तिरस्कार करना, सेंसर क्रिटिसाइज करना सेम है। डेनिग्रेट करना होता है दबा देना, ठीक है। डिनाउंस करना होता है किसी को इंसल्ट करना, ठीक है, उस तरीके से यूज़ किया जाता है। पब्लिक इंसल्ट डिनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कंड्यूसिव। अब ये वर्ड देखो बड़ा सही, कंड्यूसिव, ठीक है। कंड्यूसिव होता है जैसे वेदर, आपने कहा यार यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेदर बहुत अच्छा है, या आपने कहा एक्सरसाइज करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, कंड्यूसिव है। पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। आप लाइब्रेरी जाते हो ना, आप कहते हो लाइब्रेरी में सब पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, सब पढ़ रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत, सब लोग चुपचाप है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। तो टेंडिंग टू प्रमोट और एनकरेज अ पर्टिकुलर रिजल्ट और आउटकम, एक ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर रिजल्ट और आउटकम को एनकरेज करती है, उसको आप कंड्यूसिव कहते हैं। द क्वाइट एनवायरमेंट इज कंड्यूसिव टू स्टडिंग, हमेशा शांत इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए बहुत कंड्यूसिव होता है। तो द क्वाइट एनवायरमेंट इज कंड्यूसिव टू स्टडिंग, यानी कि पढ़ने के लिए बहुत कंड्यूसिव है। तो कंड्यूसिव का मतलब होता है जो एकदम एनकरेज करता है। आप कह सकते हो सपोर्टिव है। प्रोपिशियस क्या होता है? ये भी आपका कैसा होता है? सपोर्टिव होता है बेटा। फेवरेबल आप कह सकते हो कि ये कैसा है? प्रोपिशियस है, यानी कि फेवरेबल है। एडवांटेजियस हो सकता है, बेनिफिशियल हो गया, प्रॉफिटेबल होगा। फिर आपने कहा एडवर्स हो सकता है। अब आपने कहा अनप्रोपिशियस होगा। अनप्रोपिशियस का मतलब क्या है भाई? प्रोपिशियस आपने कह दिया फेवरेबल होगा, या अनफेवरेबल होगा। अच्छा, जो एडवर्स होता है इसके साथ एक वर्ड और याद कर सकते हो, AVERS, एवर्स। एडवर्स का मतलब हो सकता है, मैं लिख देता हूँ EFFECT, इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मेडिसिन आपने कही तो आपने कहा दिस मेडिसिन कैन क्रिएट सम एडवर्स इफेक्ट्स, कुछ हो सकता है बुरा हो जाए, तो पहले चेक कर लेना। एवर्स का मतलब होता है, इसको आप कह सकते हो डिसलाइक। आपने कहा ही इज एवर्स टू रीडिंग, उसे पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है, एवर्स टू रीडिंग होगा। नेगेटिव हो गया, डिसएडवांटेजियस हो गया। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है इट इज़ लाइक हार्मफुल। अब देखो इसको मैंने जब देखा तो मैंने ऐसे याद कर लिया, इसमें मेंटल वर्ड आ रहा है। डेट्रीमेंटल जो मेरा दिमाग हिला के रख दे, हार्मफुल, ठीक है, डेट्रीमेंटल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, तो ये वर्ड ऐसे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 10 वर्ड, बड़े अच्छे से हमने तैयार किए। अब हम बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके, बड़े अच्छे से मुहावरे हैं, चलिए याद करते हैं। मैंने फिर कहा ना, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। जो बच्चा जुड़ा रहेगा, पढ़ता रहेगा, वो सीख के जाएगा। आजकल हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है सोशल मीडिया का, कहीं ना कहीं हम चीज़ों के साथ मतलब रुक नहीं पा रहे हैं, फटाफट फटाफट आगे निकलना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए बात करते हैं। बो डाउन इन द हाउस ऑफ रिमन। अब बो डाउन इन द हाउस ऑफ रीमन क्या है? देखिए भाई, ये एक बाइबल की स्टोरी है। पूरी तरीके से स्टोरी नहीं मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनी है, ठीक है ना, आपको मुहावरे याद हो जाएगा। एक राजा था, एक किंग है, ठीक है, उसको लिप्रोसी की बीमारी थी। तो मान लो अपने कुछ वैल्यूज़ को मानता होगा, किसी सर्टेन रिलीजन का होगा, ठीक है। तो रिमन एक दूसरा रिलीजन है, उस टेम्पल में जाके बो करता है, झुक जाता है। तो अगर आप मानो किसी और रिलीजन के मंदिर में जाके माथा टेक दें या कहीं और चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? अपनी वैल्यूज़ से, अपनी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। समझ आ गया? बस ऐसे याद कर लो, क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा। मतलब समझ गए कि मानो आप हिंदू हैं, मस्जिद में दुआ मांगते हैं, मुसलमान हैं, हिंदुओं क्या दुआ मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो अपने वैल्यूज़ के साथ। बस ये बताना है, ठीक है। इस मैसेज का कोई और अलग लेना देना नहीं है, सिर्फ मुहावरा समझाने के लिए आपको एक आइडिया दिया गया, ठीक है, कहीं और कनेक्ट ना करें। टू कॉम्प्रोमाइज वंस बिलीव्स और प्रिंसिपल्स, कॉम्प्रोमाइज़ करना खुद के बिलीव्स और प्रिंसिपल्स को फॉर द सेक ऑफ फिटिंग और अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई मतलब फिटिंग ना हो या फिर अवॉइडिंग ना हो कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, दैट वन टाइप। ही रिफ्यूज टू बो डाउन इन द हाउस ऑफ रिमन इवन व्हेन प्रेसर्ड बाय हिज कोलिग्स। आगे समझ, उसने मना कर दिया कि मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे आप कितना भी प्रेशर डाल ले। तो समझ लो, किसी के सामने घुटने टेक देना, कॉम्प्रोमाइज कर देना, वही आपका है बो डाउन इन द हाउस ऑफ रिमन। नेक्स्ट है बॉक्स सीट, अ पोजिशन ऑफ एडवांटेज स्पेशली फॉर ऑब्जर्विंग समथिंग। बॉक्स सीट का मतलब समझो, जैसे थिएटर में गए तो स्पेशल बॉक्स बना रहता है। कुछ पहले तो ये होता था कि गेस्ट आते थे, उनके उन्हीं को बिठाया जाता था, या कोई पॉलिटिशियन है, कोई पॉपुलर आदमी है, उसको वो बॉक्स सीट दी जाती थी, ठीक है। तो इट मीन्स इफ यू आर इन द बॉक्स सीट यू आर गेटिंग सम एडवांटेजेस, पोजीशन अच्छी आपको मिलेगी, तो पोजीशन ऑफ एडवांटेज होगा स्पेशली फॉर ऑब्जर्विंग समथिंग। आगे समझ।
दूसरा आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो वी हैड बॉक्स सीट्स फॉर द कंसर्ट एंड कुड सी एवरीथिंग परफेक्टली, मतलब हमारे पास बॉक्स सीट थी कंसर्ट की और सब कुछ अच्छे से हम देख सकते थे, वही लिखा गया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बॉयज इन ब्लू, पुलिसमैन और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। अब ये ब्लू कैसे हो गया भाई, ये तो खाकी होना चाहिए था, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो मुहावरा है वो हिंदी का होगा, खाकी सुनते समझ आ रहा है पुलिस की बात हो रही है, वहाँ तो बेटा वर्दी का कलर ही ब्लू है ना, तो आगे समझ, बस इतना ज़्यादा क्लियर है। द बॉयज इन ब्लू अराइव्ड क्विकली आफ्टर द अलार्म वेंट ऑफ, जल्दी से आगे जैसे ही अलार्म बजना शुरू हुआ। तो बॉयज इन ब्लू का मतलब है बस पुलिसमैन, आप याद कर लेंगे, बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ खाकी है, वहाँ नीला कलर है, बस इतना अंतर है। ब्रास मंकी कौन होता है, ठीक है, एक चीज़ याद रख लेना, ब्रास मंकी मतलब MONKEY, इंग्लिश में बड़ी फनी चीज़ें होती हैं, ये मंकी होता है, और जब हम DONKEY लिखते हैं तो बेटे डंकी नहीं होता, डोंकी होता है। तो इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हमेशा लगेगी चीज़ों को करते हुए, ये मंकी है वो डोंकी है, ठीक है, तो मोंकी डोंकी नहीं है और ना मंकी डंकी है, मंकी डोंकी, ठीक है, ये याद रखना है। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है, ठीक, इट वॉज सो कोल्ड दिस मॉर्निंग, ब्रास मंकी वेदर फॉर श्योर, मतलब इट वॉज सो कोल्ड दिस मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ब्रास मंकी वेदर फॉर श्योर, सचमुच में बहुत ठंडा वेदर है। तो ब्रास मंकी बस आप ऐसे समझ लो कि पेड़ पे जो मंकी बैठा था ना, ब्रास के जैसे जम गया, ठीक है, धातु जैसा बन गया, तो ब्रास मंकी, यानी कि बहुत ठंडा। ब्रिंग समवन और समथिंग टू बे, किसी को बे पे लेके आना, टू कॉर्नर समवन और समथिंग फोर्सिंग दैम इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, खाड़ी पे ले जाना, किनारे पे लेके छोड़ जाना। द पुलिस ब्रॉट द सस्पेक्ट टू बे आफ्टर अ लॉन्ग चेज, मतलब कहीं ना कहीं बेटा उसको ले आई कॉर्नर पे, यानी कि फोर्सिंग दैम इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि बहुत चेज किया था, तो बॉट द सस्पेक्ट टू द बे होगा। नेक्स्ट है ब्रिंग समवन टू बुक, ये बुक क्या होता है, टू पनिश और होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, मतलब किसी को किताब में लेके आना। कैसी किताब, किताब जो होगी जजमेंट की एक किताब होगी, जहां सबका जीवन का लेखा देखो जोखा होगा, जब आप मरेंगे तो आपका भी लेखा जोखा होगा और लिखा जाएगा अच्छे कर्म बुरे कर्म, ठीक है, और उन कर्मों के हिसाब से ही आपको स्वर्ग और नरक मिलेगा, अगले जन्म में चीज़ें मिलेंगी। तो वही है ब्रिंग समवन टू बुक, मतलब इसको लाया जाए किताब के पास और किसकी किताब खोली जाए और पढ़ा जाए कि क्या क्या लिखा गया है। तो टू पनिश और होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, द मैनेजर वॉज फाइनली ब्रॉट टू बुक फॉर हिज अनएथिकल बिहेवियर। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, आर टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग स्पेशली अमंग स्ट्रेंजर्स, मतलब ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना, टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन सोशल सेटिंग स्पेशली अमंग स्ट्रेंजर्स, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे और एक आदमी बीच में बोल पड़ता है, एक जोक सुना देता है, तो होता ब्रेक द आइस, ठीक है। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी, सब चुपचाप बैठे थे, क्या पार्टी में मज़ा आ रहा होगा, तभी एक आदमी ने जोक सुना दिया एंड देन एवरीवन स्टार्टेड, ठीक है, वही लिखा गया है। नेक्स्ट है बकलेज चांस, क्या मतलब होगा, लिटिल और नो चॉइस ऑफ सक्सेस, मतलब तुम्हारा बिल्कुल भी जीतने का चांस नहीं है, यू हैव गॉट बकलेज चांस टू ऑफ विनिंग द लॉटरी एंड दोज ऑड्स विद दोज ऑड्स, मतलब इन ऑड्स कंडीशन में तो तुम्हारे पास चांसेस बिल्कुल ना की बराबर ही है, ठीक है। बगर ऑल करना होता है नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे समझो बकवास करना। आफ्टर वर्किंग ऑल डे वी अकम्प्लिश्ड बगर ऑल, मतलब पूरा दिन काम करके ना कुछ नहीं मिला, नथिंग एट ऑल बगर ऑल। अब ये बताओ कितना सही वर्ड है, वी गेट बगर ऑल आफ्टर द होल डे ऑफ वर्किंग, सारा दिन काम करके मिला ही क्या, कुछ भी तो नहीं मिला। आप बिल्ड कैसल इन द ईयर, ये तो हम करते ही रहते हैं, ठीक है, हम जब पढ़ने का नंबर आता है तो हम हवाई किले बनाना शुरू कर देते हैं, ये तो हो गया है, इसको किया जा सकता है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बहुत हवाई किले बनाते हैं और इसीलिए शायद हम कामयाब भी नहीं हैं। टू मेक अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल प्लान्स, तो प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, एग्ज़ाम पास में है, जितने डेज हैं उनको कैलकुलेट करो, उन दिनों में क्या क्या हो सकता है। वैसे हम ऐसा करते नहीं हैं, हम बड़ी आसानी से काम कर रहे होते हैं। ये इंग्लिश है, ये तो हो ही गई है, मुहावरे तो पढ़ ही लिए हैं, एक बार और देख लूँगा एग्ज़ाम से पहले, मैथ्स मेरा तैयार है, एक बार कुछ चैप्टर्स को देख लूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो मैंने कल ही किए थे या लास्ट मंथ ही किए थे, वो तो तैयार हैं,
और फिर बड़ी अच्छी नींद आती है कि सब कुछ तैयार है, और फिर बन जाता है एक हवाई किला कि हम हो गए कामयाब, और फिर आता है रिजल्ट और तब हमें पता चलता है कि कहाँ गलतियाँ हुई थी। तो बिल्ड कैसल इन द एयर टू मेक अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल प्लान्स, मतलब ही इज ऑलवेज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर बट हिज बिजनेस आइडियाज दैट हैव टेक ऑफ। मतलब क्या था, ये वो हमेशा क्या करता था, बिल्ड करता था कैसल इन द एयर, हवाई क्ले बनाता था विद हिज बिजनेस आइडियाज दैट नेवर टेक ऑफ, जो इन्होंने कभी टेक ऑफ नहीं किया, जो कभी उड़े नहीं, सब खत्म हो गया। तो ये थे आपके मुहावरे। आई होप आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। तो बात करें भाई आपके लिए कोर्सेज की, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए हैं, और मैं आपको बताऊं CDS का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसकी स्लाइड यहाँ नहीं है, जल्दी ही आप उसको देख लेंगे, बट आप एप्लीकेशन पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंप्लीट CDS और OTA के बैचेस आपके लिए लाइव हैं प्लेटफॉर्म पे। तो बाकी सारे बैचेस में मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, इन कोर्सेज के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, और इन कोर्सेज के साथ आपको जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव मिलती हैं। इन वीडियोस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया गया है, नो बकवास, सीधे सीधे पढ़ाने की बातें हुई हैं। तो ये सब कुछ आपको एक कंप्लीट कोर्स में मिल जाता है, ठीक है। तो साथ में बेटा कासिफ सर का कोर्स है, देख सकते हैं 299 में, मेरा कोर्स 999 में है, इंग्लिश का कोर्स काफ़ी लेंदी होता है, मैथ्स भी 999 में है, अभिषेक सर का 299 में ज्योग्राफी इकोलॉजी है, और साथ में 299 में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, जो 2 एक्सपर्ट टीचर्स ने पढ़ाया है। आगे बात करते हैं टेस्ट सीरीज। एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी होता है, तो यू हैव द टेस्ट सीरीज, आप इन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। कुछ बच्चों को वो ये ना PDF से पढ़ते हुए सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, नाउ यू हैव हैंड रिटन नोट्स, तो हैंड रिटन नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो टॉपर्स के द्वारा लिखे गए हैं, ये ऐसे नहीं है कि कुछ PDFs नहीं है, दीज आर द प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, ओके। तो ये भी आप ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं डिजिटल वेंचर्स। और आपको क्या देता है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टडी प्लानर, जो आपके रोड मैप है पर्सनलाइज सक्सेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी चीज़ें फ्री हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक्स फॉर वाचिंग द क्लास हमेशा लास्ट तक देखें, मुझे हमेशा वेट रहता है आपके कमेंट्स का, और कमेंट्स में अगर बच्चा कुछ लिखता है तो वी अप्रिशिएट, और हम कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हो सके हम आपकी मदद करें। एक बच्चे ने कुछ दिन पहले ही एक टॉपिक मुझसे कहा था कि सर ये टॉपिक एग्जाम है, पढ़ा दें, वो टॉपिक हमने नेक्स्ट डे से पढ़ाना शुरू कर दिया। वी आर हियर फॉर यू ओनली, सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पर है। तो आप जो भी हमसे कहेंगे, जो भी आप टॉपिक हमें बताएंगे कि एग्ज़ाम से पहले मुझे ये पढ़ना है, इसका रिवीजन करना है, इसके कुछ क्वेश्चंस करा दो, इट्स वेरी इजी फॉर अस। लेकिन अगर हमारी एक क्लास से आपका भला होता है तो ये हमारे लिए भी खुशी की ही बात होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।